चैप्टर का नाम है एनिमल हस्बेंड्री। इट्स अ न्यू चैप्टर। ओके, सो जैसे कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। कुछ पॉइंट्स में लिखना चाहता था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। निकिता, सिया, आप लोग हो ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हस्बेंड्री का मतलब होता है हस्बैंड। हस्बैंड वर्ड तो सबको पता है ना, वाइफ का यस हस्बैंड। सर। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एक एनिमल को प्रोटेक्ट करना। जैसे एक हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, अपनी वाइफ की केयर करता है, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, नहीं, उनको पालना। कुछ लोग शौक के लिए पालते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए पाल रहे हैं। जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है, जहां पे चिकन्स एंड हैन को पाला जाता है, तो उनको पालते हैं ताकि उनसे मीट मिल सके या उनसे एग्स मिल सके। काउज एंड बफेलोज को पाला जाता है यूजुअली ताकि उनसे मिल्क मिल सके। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप लोग अभी के लिए समझ लो, हस्बेंड्री का मतलब होता है टू रेयर। रेयर का मतलब इंग्लिश में होता है पालना। जैसे हम बोलते हैं ना, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पालतू जानवर। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर, जैसे कि काऊ, बफेलो, चिकन। बहुत सारे बर्ड्स में तो बहुत सारे आ गए, चिकन, टर्की, गीज, समझ रहे हो? और क्या आ गया? हनी बी। हनी बी भी तो एनिमल है। हनी बी को क्यों पालते हैं? ताकि उससे हनी मिल सके। फिर सिल्क वर्म को पालते हैं ताकि सिल्क मिल सके और वो सिल्क का कपड़ा बनता है।
फिश को पालते हैं, मीट मिल सके ताकि। जरूरी नहीं, देखो हॉर्स को भी तो पाला जा सकता है, क्योंकि घोड़ा भी तो काम का होता है, माल ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, शौक के लिए कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग रेसिंग में दौड़ाने के लिए पालते हैं। ऊंट को पालते हैं एज अ ट्रांसपोर्टर के तौर पे। आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि ऊंट जो होता है वो अपने कंधे पे बैठा के सवारी करवाने के लिए काम आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप एनिमल को बस इसके लिए पाल रहे हो क्योंकि आपको उनसे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, एग, चिकन, मिल्क, कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पाल सकते हो। डोंकी को भी पाल सकते हो, गधा। आपने देखा है गधा जो होता है, डोंकी जो होता है, उसे बोझ बोझ उसके बैक पे रखते हैं और उसको यूज करते हैं एज अ व्हीकल के तौर पे। तो एनिमल हस्बेंड्री का सिंपल मतलब होता है हस्बैंड की तरह एक एनिमल का केयर करना, वो एनिमल को खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, उसको पालना। रेयरिंग भी मैं ऐड करूंगा यहां पे। रेयरिंग का मतलब होता है पालना। मैं इधर लिख रहा हूं, रेयरिंग का मतलब होता है पालना। तो मैंने यहां पे लिखा है हस्बेंड्री का मतलब टू टेक केयर। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक एनिमल को उसी स्पीशीज की फीमेल के साथ ब्रीड करवाना। अब ये ब्रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मान लो कि एक काऊ है, मेल काऊ है, वो मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और उसी स्पीशीज में एक और काऊ है जो कि मिल्क तो कम प्रोड्यूस करता है पर उसकी मिल्क की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो भाई किसी ने देखा कि इसकी क्वालिटी है कि ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्वांटिटी। दूसरा काऊ जो है उसकी क्वालिटी है क्वालिटी, क्योंकि वो भले ही कम प्रोड्यूस कर रहा है पर उसकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, मेटिंग करवाएंगे दोनों का। मेटिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है? मेटिंग। उनको मेट कराएंगे तो उनके जो बच्चे होंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, प्लस उनके मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ब्रीडिंग कराने का हमेशा एक मकसद होता है ताकि फायदा हो। एक और एग्जांपल ले लो कि भाई एक और काऊ है, उसको डिजीज कभी नहीं होता, वो डिजीज रेजिस्टेंट है। और एक और काऊ है, उसकी मिल्क की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो दोनों को मेटिंग करा दो, ब्रीडिंग करा दो, तो उनके जो बच्चे होंगे जिनको हम ब्रीडर कहेंगे, ब्रीड कहेंगे, उनमें दोनों भी क्वालिटी होगी। तो ब्रीडिंग करवाना भी एक पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री में। तो यहां पे लिखा है टू टेक केयर, ब्रीडिंग, फीडिंग, खिलाना पिलाना, रखना घर में, या उनका खुद का घर बना के उस घर की देखभाल करना। हाउसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने चिकन को किधर रखा है? पोल्ट्री फार्मिंग में। काउज एंड बफेलो को किधर रखा है? डेयरी फार्मिंग में। डेयरी फार्म मतलब क्या? हिंदी में हम तबेला कहते हैं, तबेला, गाय का तबेला। ये सारी चीजों को मिलाओगे तो एक बड़ा सा वर्ड बनता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब, ये डेफिनेशन को आप डायरेक्टली कोई एक लाइन में नहीं बोल सकते कि हाँ टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, नहीं। बहुत सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। केयर करना, पालना, खिलाना, ब्रीड करवाना, उसके लिए उनसे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना कि वो जब बड़े हो रहे हैं तो जो जैसे से दूध बनेगा वो दूध निकाल के, वो सारा चीज को मिला के हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या जरूरत पड़ी हमारे देश को एनिमल हस्बेंड्री पर फोकस करने की, जबकि हमारा देश तो एग्रीकल्चरल कंट्री है। आप सबने स्कूल के टाइम से पढ़ा है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? पढ़ा है कि नहीं निकिता? स्कूल से पढ़ा है ना आप लोगों ने कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या जरूरत पड़ी एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करने की? मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही थी और
अगर इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करता, बाय प्लांट ब्रीडिंग, पता है प्लांट ब्रीडिंग आपने पढ़ा हुआ है, बाय हाइब्रिडाइजेशन, याद करो, तो इतना अनाज नहीं उगाया जा सकता था बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर हमारा देश सिर्फ खेती बाड़ी पे के निर्भर पर रहता तो हमारे देश के किसान, हमारे देश के लोगों का पेट नहीं भर पाते। इतनी देश की आबादी बढ़ी है। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करने से हम हमारे इंडिया के लोगों के खाने का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमें प्लांट ब्रीडिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री पर भी फोकस करना पड़ा। समझ में आ रही है बात? आप देखिए हमारे देश में आज कितने सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। उनके डाइट में अंडे होते हैं, दूध होता है, चिकन होता है। तो ये सब अगर वो नहीं खाएंगे तो उनको प्लांट बेस्ड अगर फूड खाना हो तो किसान को और अनाज उगाना पड़ेगा, और अनाज उगाने के लिए जगह नहीं है। देखो धरती तो उतनी की उतनी है, बस लोग बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है, शॉर्टेज ऑफ लैंड हो रहा है। कम टाइम में किसान पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि कम टाइम में ज्यादा खाना, ज्यादा अनाज को उगाना है। तो अगर इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के निर्भर पर रहता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए इंडिया ने अपने एनिमल वाले पार्ट पे फोकस किया। इंडिया ने सोचा कि यस, मैं एक मेजर एक्सपोर्टर बनूंगा अंडे का, और इंडिया ने इतने सारे चिकन्स को ग्रो किया है आज के डेट में कि इंडिया एक मेजर एग एक्सपोर्टर कंट्री है। मेजर कंट्री है एग एक्सपोर्ट में, मिल्क बेचने में, अंडे बेचने में, चिकन बेचने में, फिश बेचने में। और इससे इंडिया का जीडीपी भी बढ़ा है, हमारा जो देश का इकोनॉमी है वो भी बढ़ा हुआ है। हम लोग तो एग्रीकल्चर करते ही है, बट साथ में आप देखो कि हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी बेचते हैं दूसरे देशों को। फिश जाता है, चिकन जाता है, एग जाता है। तो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद किया है। आ रही है बात समझ में कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? एक्चुअली ये चैप्टर पार्ट है उसका, स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन में तुमने ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से पढ़ा हुआ है। दूसरा तुमने पढ़ा है प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा सेक्शन आता है यही एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की नौबत इसके लिए पड़ी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। मैं इधर लिख भी दे रहा हूं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट of growing population। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब मैंने आपको बता दिया, टू टेक केयर, ब्रीडिंग, फीडिंग, रखना, उनको पालना, ये सारी चीज, उनसे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें आ जाती है इस वर्ड के अंदर। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड है। आप एनिमल्स को तो पाल रहे हो, पर अगर आप पर्टिकुलरली हनी बी को पालोगे, मधुमक्खी को पालोगे, तो उस फील्ड को हम कहते हैं एपीकल्चर। कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। सिर्फ अगर मैं कल्चर का मतलब बोलूं, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो, तो हम यहाँ पे किसको पाल रहे हैं? हनी बी को पाल रहे हैं, ताकि हमको उनसे क्या एक्सट्रैक्ट हो, क्या मिले? हनी मिले। दूसरा, सेरीकल्चर में हम किसको पाल रहे हैं? सिल्क वर्म को पाल रहे हैं। सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है जो कि मलबरी लीव्स खाता है। तो हम मलबरी प्लांट ग्रो करते हैं और उस पर अलाउ करते हैं सिल्क वर्म को ग्रो होने के लिए। जैसे जैसे सिल्क वर्म ग्रो होगा और वो लीव्स को खाते जाएगा, वो पीछे से सिल्क निकालते जाता है। तो सिल्क आपको पता है कि वो कपड़े बनाने के लिए काम आते हैं, कई सिल्क के कपड़े होते हैं। फिशरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर। हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है कोस्टल एरिया पे कितने सारे लोग रहते हैं, सोचिए। हमारा देश का कोस्टल एरिया कहां से कहां है? गुजरात से होता हुआ महाराष्ट्र,
पूरा केरला और पूरा तमिलनाडु विशाखापट्टनम से होता हुआ वेस्ट बंगाल तक गया हुआ है। तो कोस्टल एरिया इतना बड़ा है हमारे देश का, तो वहां पे रहने वाले लोग ज्यादा करके किस पे निर्भर है? फिश पर। तो फिशरी से फिश, सिर्फ आपको फिश नहीं मिलता, फिश से फिश ऑयल भी मिलता है आपको, जो कि मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए काम आती है। फिश का गम निकलता है, ग्लू बनाने के लिए काम आता है। फिश का जो बचा कुचा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, वो एज अ फीड के तौर पे दिया जाता है चिकन और एग, चिकन को और हैन को। मतलब जो पार्ट हम फिश का कंज्यूम नहीं करते, जैसे उसका आईज, उसका ब्रेन, उसका इंटेस्टाइन, ये पार्ट नहीं खाया जाता है फिश का, तो वो हम चारे के तौर पे देते हैं चिकन को, या हम उसका मैन्योर भी बना सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं। तो फिश के तो अनेकों फायदे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में हम किसको पाल रहे हैं? चिकन एंड एग को पाल रहे हैं। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड, तो चिकन, हैन, टर्की, फाउल, गीस, ये सब बर्ड्स है। इन सब को पाला जाता है ताकि अंडे मिल सके, मीट मिल सके, वो सब पर्पस के लिए। डेयरी फार्मिंग में किसको पाला जा रहा है? काउज एंड बफेलोस को पाला जा रहा है ताकि उनसे मिल्क मिल सके। इवन हमारे देश में तो अलाउड नहीं है, बट बाहर के देश में, पाकिस्तान वगैरह में काउज एंड बफेलोस को पाला जाता है मिल्क के अलावा, फॉर मीट पर्पस, मीट पर्पस के लिए भी पाला जाता है। पर हमारे देश में अभी अलाउड नहीं है, बैन कर दिया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये देखो अलग अलग फील्ड आती है। हम अलग अलग एनिमल्स को पाल रहे हैं ताकि हमको उनसे अलग अलग प्रोडक्ट मिल सके। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, यहां पे जो मैंने लिखा है कि 70% वर्ल्ड लाइफ स्टॉक लिव्स इन इंडिया एंड चाइना बट कंट्रीब्यूट ओनली 25% एनिमल प्रोडक्ट पर ईयर। इसे मैं हाईलाइट करता हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि पूरे विश्व में 70% पालतू जानवर इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। इतने सारे पालतू जानवर इंडिया में और चाइना में होने के बावजूद भी इनसे जो प्रोडक्ट मिला है अभी तक, वो सिर्फ 25% ही मिला है। यूजुअली अगर 70% पालतू जानवर तुम्हारे देश में है, तो तुम्हें पूरे दुनिया में जितने भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसका 70% मिलना चाहिए, पर तुम सिर्फ 25% प्रोडक्ट ही निकाल पा रहे हो। प्रोडक्ट मतलब समझते हो क्या होता है? आप एनिमल पाल रहे हो क्यों? ताकि आपको उनसे प्रोडक्ट मिल सके। प्रोडक्ट मतलब जैसे आप काऊ एंड बफेलो क्यों पाल रहे हो? ताकि उनसे आपको मिल्क मिल सके। चिकन को क्यों पाल रहे हो? ताकि आपको उनसे हैन मिल सके, सॉरी एग मिल सके, राइट? आप फिश क्यों पाल रहे हो? ताकि आपको मीट मिल सके, मीट। तो पूरे दुनिया के 70% पालतू जानवर भारत और चीन में होने के बावजूद भी वहां से सिर्फ 25% ही प्रोडक्ट मिल रहा है। वो ये दर्शा रहा है कि इंडिया और चाइना के लोग अपने पालतू जानवर का ख्याल नहीं रखते। इसके लिए जितना प्रोडक्ट उनसे मिलना चाहिए उससे बहुत ही कम मिल रहा है। मतलब इंडिया ने अपने एनिमल सेक्टर पे फोकस नहीं किया, ये दर्शा रहा है। और जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूरोप, इंग्लैंड, यूएसए, वो लोगों के पास ज्यादा पालतू जानवर नहीं है, बट फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इंडिया हमारे एनिमल सेक्टर में बहुत पीछे है अभी भी। आ रही है बात समझ में? ये तो इंडिया को अपने एनिमल वाले सेक्शन पे, मतलब पालतू जानवर को पालो ताकि उनसे खाना पीना मिल सके, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे फोकस करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को पैदा करवाओ, उनकी देखभाल करो, राइट? उनको वैक्सीन दो ताकि उनको बीमारी ना हो। ब्रीडिंग कराओ, बेस्ट क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी के साथ ब्रीडिंग कराओ। ऐसा नहीं है कि कोई इंफीरियर क्वालिटी है उसी को इंफीरियर के साथ वापस से मेट करा रहे हो, नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। एक सुपीरियर क्वालिटी होता है, देखो सुपीरियर क्वालिटी जैसे कि मान लो कि एक काऊ एंड बफेलो है, एक काऊ है, उसका सुपीरियर क्वालिटी क्या है? कि वो मिल्क बहुत ज्यादा बनाता है, राइट? और एक और काऊ है, उसका सुपीरियर क्वालिटी क्या है?
कि वो मिल्क तो कम बनाता है पर उसकी मिल्क की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे इसका सुपीरियर क्वालिटी और इसका सुपीरियर क्वालिटी, ऐसे एनिमल्स को चूज करो ताकि उनको मेटिंग किया जा सके, और फिर फ्यूचर में जो आने वाले एनिमल्स होंगे उनमें वो दोनों भी सुपीरियर क्वालिटी होगी। इसके लिए मैंने कहा ब्रीडिंग पे भी फोकस करो। तो अगर हमें एनिमल से रिलेटेड ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो पहले तो हमें मेटिंग पे ध्यान देना होगा कि किसको किसके साथ मेट करवाना है, फिर कैसे देखभाल करनी है, क्या खिलाना है, इंजेक्शन देते रहना है, बीच बीच में डॉक्टर को भेजना है चेकअप करने के लिए, उनसे कैसे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, वो प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, मार्केट में सेल कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? 70% वर्ल्ड लिव स्टॉक मतलब पालतू जानवर इंडिया और चाइना में होने के बावजूद भी इनसे केवल 25% ही प्रोडक्ट मिल पा रहा है हर साल, जो ये दिखा रहा है कि इंडिया और चाइना बहुत पीछे है, वो लोग अपने एनिमल्स का ख्याल और देखभाल नहीं रख पा रहे हैं। बोलो ये पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा है, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस निकिता एंड सिया? Yes. ओके, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से कि कर लिया आप लोगों ने। प्लीज नोट डाउन दिस, यही आपका नोट्स है। हो गया ये? Yes, sir. Okay. So moving back to the next slide now. क्या सबसे पहला हम अभी पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग, कि डेयरी फार्मिंग करने की क्या नौबत है, मतलब क्या पर्पस है, क्या मकसद है डेयरी फार्मिंग करने की। पहले तो मेरे को बताओ डेयरी फार्मिंग में हम किसको पालते हैं, कौन से एनिमल को? Cow. हाँ, काउज एंड बफेलो, डेयरी प्रोडक्ट आपने सुना होगा, डेयरी। Yes, sir. सो डेयरी फार्मिंग करने का जो मकसद है ताकि हमको उनसे मिल्क मिल सके, और आपको पता है मिल्क मिलेगा तभी तो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। दूध से ही क्या बनता है? छाछ, घी, मलाई, मक्खन, दही, राइट, मक्खन, श्रीखंड। तो ये सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट है। आप देखो मार्केट में आज के डेट में कितने सारे मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल है। मीट, मैंने क्या कहा, कई देशों में इसको मीट के तौर पे भी यूज करते हैं, मांस एज अ मीट के तौर पे। लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो घास फूस है उसे खाओ। अब देखिए एक खेत है, अगर हम खेत में काउज एंड बफेलोज को छोड़ देते तो वो क्या खाते हैं? ग्रास, हर्ब शर्ब्स खाते हैं। तो उससे होता क्या है कि कोई भी अनाज उगाने से पहले हम पहले उस एरिया को पूरा खाली कर देना चाहते हैं, कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बीज या कोई भी पौधा बचा रहे वहां पे। तो हम वहां पे गाय और भैंसों को छोड़ देते हैं ताकि वो पूरा खा पी के साफ कर दे पहले, फिर हम दोबारा वहां पे फार्मिंग स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, ताकि कोई पहले का बचा हुआ बीज या पहले का कोई बचा हुआ पौधा वहां पर ना हो। तो हम ऐसी गाय को चारा खाने के लिए ऐसे खेतों में छोड़ देते हैं, ताकि अननेसेसरी कोई प्लांट अगर बचा है, जिसे हम वीड्स कहते हैं इंग्लिश में, वीड्स, वो खा लेंगे। तो उसे हम लैंड मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सब खाने से क्या होगा कि प्लस पॉइंट ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, खेतों में आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। फाइबर्स एंड टेक्सटाइल्स, डेयरी फार्मिंग में आपने देखा है कि उन्हें फाइबर्स भी देना है, जैसे कि उन्हें चारा देना है, चारा। तो गाय का जो चारा होता है, राइट, वो चारा खाती है, जिसे हम इंग्लिश में फॉडर कहते हैं। मैन्योर, अब ये मैन्योर कहां से बनेगा? काऊ डंग से बनेगा, गाय का गोबर हम हिंदी में कहते हैं उसे। तो जो गाय का गोबर होता है, काऊ डंग कहते हैं इंग्लिश में उसे। आपने देखा है गांव में उसे सुखा देते हैं और सुखा के उसको चूल्हा के तौर पे यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। हैव यू नोटिस दैट? आपने देखा ये कभी? Yes, sir.
रूरल एरियाज में क्या किया जाता है कि काऊ डंग को, उसका जो वेस्ट होता है, उसे सुखा देते हैं धूप में, और सूखने के बाद उसको एज अ चूल्हे के तौर पे खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक है। Yes, sir. और गाय और भैंसों को हम एज अ मजदूर के तौर पे, लेबर के तौर पे भी यूज करते हैं बैलगाड़ी चलाने के लिए। तो बैलगाड़ी में एज अ लेबर के तौर पे काम आ गया। लेबर मतलब मजदूर। तो आपने पहले देखा होगा कि बैलगाड़ी होते थे और पीछे बैठते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम आते थे। और मैन्योर के तौर पे भी काम आता है कि उनका जो गोबर होता है वो खाद बनाने के लिए काम आता है। और खाद जो होता है वो आपको पता ही है कि वो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो फायदे बहुत सारे हैं कि आपको सिर्फ मिल्क नहीं मिल रहा है, मिल्क से मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए आप इसको एज अ लेबर के तौर पे यूज कर सकते हो, बैलगाड़ी जैसा हो गया, मैन्योर भी मिल रहा है आप लोगों को। ये फायदे हैं। तो ये मेन मकसद है डेयरी फार्मिंग करने का, कि कोई भी अगर अपना कोई भी एक एम रखा है कि भाई मेरा खुद का अपना एक डेयरी फार्मिंग हो, तो उसके दिमाग में ये विजन्स रहती है, ये सारे पॉइंट्स रहती है ये। ठीक है, खाद और चारा जो रहता है दैट इज फाइबर्स एंड टेक्सटाइल्स। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ फार्म, मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म। मतलब कि चलो एक जन ने डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो उसका कोई मकसद है, तो क्या क्या मकसद है वो ये हमने लिखा हुआ है कि उसे ये चीजें चाहिए। पर एक डेयरी फार्म को मेंटेन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता की जरूरत है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक डेयरी फार्म को मेंटेन करने के लिए। हम हिंदी में इसे तबेला कहते हैं। आपने ये वर्ड सुना है तबेला? गाय का तबेला या भैंस का तबेला सुना है? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इसे मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें करनी, बहुत सारी मतलब बोलते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि किसी ने बस 4 तंबू लगा दिया और ऐसे रूफ रख दिया और उसमें गाय भैंसों को रख दिया ना, इतना आसान नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर फूड सप्लाई। उन्हें बराबर टाइम टू टाइम दिन में 4 बार खाना देना है, मतलब चारा देना है। और ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी चारा किसी से भी ऑर्डर करवा के दे दिया, नहीं, आपको वो चारा को छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है। अगर वो होंगे तो उससे उनको डिजीज हो सकता है और आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको अच्छे क्वालिटी का फूड देना है, अच्छे क्वालिटी का घास खिलाना है उनको, चारा जिसे हम इंग्लिश में फॉडर कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के फॉडर है, रॉ मतलब कच्चा फॉडर, लॉ फ्रेश स्ट्रॉ जो बड़ी बड़ी डंडियां होती है। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको चारा देना है, पहला पॉइंट। फूड की क्वालिटी चेक करनी है, मतलब मैंने वही जैसे कहा क्वालिटी वाला आपको स्ट्रॉ देना है। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब उनका जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी उनका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो उनका फीकस है, फीकस, वो फीकस को बीच बीच में उठा के कहीं दूसरी जगह जाके डंप करना होगा। आपने देखा होगा एक एरिया होता है तबेले में जहां पे उनका फीकस को डंप किया जाता है और वो बाद में वो भी यूज होता है मैन्योर या वो सब बनाने के लिए। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब उस तबेले के अंदर ऐसे अच्छे से टूल्स होने चाहिए, फावड़ा जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक्स, वो होना चाहिए ताकि वो गोबर उठा सके और उसको डिस्पोज किया जा सके। आपने देखा होगा ये चीज, राइट? ये वाला ब्रीडिंग विद सुपीरियर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छे डेयरी फार्मिंग के लिए अच्छे क्वालिटी के काउज एंड बफेलो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी किसी के साथ मेट करवा दिया, नहीं। मेटिंग करने के टाइम पे, ब्रीडिंग करने के टाइम पे आपको श्योर करना है कि आप जो 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो उनके पास कोई ना कोई बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों के पास कोई ना कोई सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि ये दोनों की भी क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो उनके बच्चों में। तो ये हो गया ब्रीडिंग विद सुपीरियर। शेल्टर इन समर गर्मी में छत होना चाहिए उनके सर पे।
ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें कोई बीमारी ना हो। फिर भी हम देखते हैं कि आज के डेट में जो डेयरी फार्म होते हैं आज के डेट में, हमने देखा है कि अच्छे से मेंटेन नहीं करते। ऊपर का रूफ टूटा फूटा है, धूप लग रही है, बारिश हो रही है, हम फिर भी देखते हैं कि इंसान इतना अत्याचार कर रहा है अपने मतलब और अपने फायदे के लिए। सिर्फ वो गाय और भैंसों को यूज कर रहा है दूध पाने के लिए, जो कि गलत है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि काऊ एंड बफेलो इज कंसिडर्ड एज द गॉड, राइट। तो आप किसी एनिमल को सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मत देखिए, किसी भी एनिमल को आप सिर्फ बिजनेस या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू मत देखिए, आपको थोड़ा इमोशनली होके भी काम करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्हें भी गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो उसके लिए आपको आपके डेयरी फार्म में अच्छे से वेल रूफ होना चाहिए। रूफ मतलब छत होनी चाहिए, ताकि बरसात का पानी ना जाए, कड़ी धूप ना लगे उनको। तो इट शुड बी वेल रूफ्ड। वही बताया, शेल्टर होना चाहिए ताकि कड़ी धूप नहीं पड़ेगी, उनको ठंडा कर मिलनी चाहिए। प्रोवाइड डी वार्मर्स, उनके खाने में डी वार्मर करके। डी वार्मर क्या? अच्छा, वर्म का मतलब क्या होता है बताइए, वर्म का मतलब क्या होता है? कीड़ा, वर्म, जैसे अर्थ वर्म, राइट। ऐसे कितने सारे वर्म्स है कि नहीं। तो डी वर्मर देंगे तो क्या होगा कि मतलब उनको बीच बीच में डी वर्मर पिलाना है। इट्स लाइक अ टॉनिक सिरप। टॉनिक सिरप जो होता है वो जब अंदर जाएगा तो उनके बॉडी में जो बचे कुछ वर्म्स है ना, वो मर जाएंगे। तो उनको बीच बीच में डी वर्मर करके सिरप पिलाना है, ताकि उन्हें कोई डिजीज ना हो, उनके पेट में जो भी कीड़े पनप रहे वो सब मर जाए। क्लीन बार्न स्टॉल्स। बार्न स्टॉल्स का मतलब क्या होता है कि आपने, अगर आप कभी तबेले में गए हो, तो उनका अपना अपना घर जैसा होता है, उनका अपना अपना कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं बार्न स्टॉल्स। तो उनके बार्न स्टॉल्स को साफ किया जाए बीचों बीच। मतलब वो खाना जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको निकाल के फ्रेश खाना डालो। बाजू में पानी को निकाल के, 4-5 दिन का पानी नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि खाने के लिए एक छोटा सा सेक्शन होता है और एक पानी पीने के लिए एक छोटा सा सेक्शन होता है। तो जो वो जो पूरा एरिया है ना, सेक्शन है ना, जिसमें एक गाय या एक भैंस रहती है, खाना खाती है, पानी पीती है, उसका एक अपना सा स्टॉल होता है, एक छोटा सा, उससे हम कहते हैं बार्न स्टॉल। तो उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। मतलब खाना जो खा चुकी है या जो बचा कुचा खाना है उसे निकाल दो, जो पानी है उसे निकाल के फ्रेश पानी डाल दो। क्योंकि 4 दिन के ऊपर अगर या 3 दिन के ऊपर पानी रहेगा तो उसमें मलेरिया का लार्वा, मस्कीटो का लार्वा ग्रो होने लगेगा। ये आपको भी पता है, मस्कीटो के लार्वे पानी में ग्रो होते हैं। तो पानी को निकाल के वापस से नया पानी डालो, खाना जो बचा कुछ है उसको निकाल के नया खाना डालो। जो भी फिकस किया है, जो भी उसका वेस्ट है, उसको वहां से कलेक्ट करके किसी एक जगह पे डंप करो। शेल्टर रखो। अगर उनको बहुत ठंडी लग रही है तो खिड़कियां भी लगा दो, जिसे हम कहते हैं विंड ब्रेकर, ताकि ज्यादा जोर से हवा ना चले, राइट। तो यूज एडवांस वे ऑफ, ये देखो ये वाला पॉइंट, यूज एडवांस वे ऑफ मिल्किंग बाय मिल्कर्स। एडवांस वे ऑफ मिल्किंग बाय मिल्कर्स का मतलब है, यूजुअली एक दूध वाला जो होता है वो दूध कैसे निकालता है, गाय का निप्पल ऐसे पकड़ेगा और ऐसे ऐसे खींचेगा। पर आज के डेट में इतना आगे हो गया टेक्नोलॉजी कि एक मशीन के थ्रू दूध निकलता है। आपने देखा होगा कि वो मशीन होता है, वो फिट कर देते हैं और वो मशीन से मिल्क निकलता है। हैव यू नोटिस दैट? क्या देखा है आपने कभी ऐसा? फिल्मों में भी देखा होगा। एक वैक्यूम सक्शन की तरह, वो वैक्यूम सक्शन की तरह वो मशीन लगा देते हैं उसके निप्पल्स पे और वो मशीन मिल्क निकलता है वहां से। ये देखा है आपने निकिता? नो सर। अगर ये नहीं देखा है तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको दूंगा। एडवांस वे ऑफ मिल्किंग करके आप खाली यूट्यूब पे टाइप करेंगे। ओके सर। हाँ, एडवांस वे ऑफ मिल्किंग करके टाइप करोगे तो आपको दिखेगा कि आज के डेट में लेबर वर्क बचाने के लिए, मतलब एक इंसान कितना बार गाय का दूध निकालेगा, तो सभी मतलब वो मशीन्स होती है, वो उधर जाके उनको फिट कर देंगे और वो अपने आप दूध निकालते हैं। ये देखिएगा। देन यूज ऑफ विंड ब्रेकर इन विंटर। विंटर में आपको पता है ठंडी लगती है, हवा चलती है,
तो तबेले में छोटी छोटी खिड़कियां भी होनी चाहिए ताकि उनको बंद किया जा सके या खोला जा सके, ताकि जितना टेम्परेचर उनको चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो उनको दिया जा सके। अगर उनको बेस्ट टेम्परेचर मिलेगा तभी वो अच्छे से रहेंगे, तभी उनके अंदर मिल्क अच्छा बनेगा, मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छे क्वालिटी का मिल्क चाहिए तो आपको अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स भी चाहिए, और अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए आपको उनको अच्छे क्वालिटी का खाना देना है और उनकी केयर भी करनी है। उनको बीच बीच में आपको सुपरविजन के लिए डॉक्टर को लेके आना है। एनिमल का डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेटरनरी डॉक्टर। यहां पे लिखता हूं, रेगुलर चेकअप फ्रॉम वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है एनिमल का डॉक्टर। बार बार एनिमल के डॉक्टर को आपको बीच बीच में हर महीने 2 महीने में एक बार बुलाना है उनका हेल्थ चेक करने के लिए। उनको प्रॉपर वैक्सीन देनी है, ये भी एक पॉइंट है। प्रोवाइड प्रॉपर वैक्सीनेशन ताकि उनको कोई बीमारी ना हो, सारे टीके देने हैं। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? यस निकिता, ये वाला पॉइंट देखिए, कई बार हम बिल्लियां भी यूज कर लेते हैं क्योंकि वो चूहे को खा जाएंगी। क्यों? क्योंकि चूहे क्या होते हैं? चारा खा लेते हैं। चूहे से प्लेग बीमारी होती है। तो कई तबेले में, कई डेयरी फार्मिंग में चूहे जो होते हैं वो चारा खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि चारे की क्वालिटी खराब होगी। तो हम बिल्ली को भी छोड़ देंगे ताकि वो चूहे को खा ले, और चूहे को खाने से चारे की क्वालिटी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे यूज कैट कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े जगह पर डॉग्स का भी यूज करते हैं, क्योंकि जब पूरी भैंसें एक झुंड में होती है तो उनको वापस से तबेले में ले जाने के लिए डॉग्स छोड़ देते हैं। तो वो डॉग्स जब बाग करते हैं ना, काऊ एंड बफेलो पे भौंकते हैं, तो सभी काऊ एंड बफेलो डर डर के फटाफट फटाफट तबेले में जाते हैं। तो पूरे ग्रुप को मेंटेन करने के लिए डॉग्स का भी यूज किया जाता है कि काउज एंड बफेलोज की पूरी ग्रुप जब आएगी तो उनको वापस से लेके जाने के लिए डॉग्स का भी यूज करते हैं। ये पार्ट समझ में आ रहा है निकिता? यस सर, यस सर। तो बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट है आपको जो कि याद रखने हैं। ऐसे कुछ नहीं है, ऑप्शंस आएंगे तो उसके बेसिस पे आप कर भी लोगे। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मेजर्स फॉलो करने हैं एक डेयरी फार्म को मेंटेन करने के लिए। सिंपल से 7 से 8 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं। अच्छे क्वालिटी का फूड दो, बीच बीच में डॉक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए भेजो, वैक्सीनेशन दो, पानी की क्वालिटी अच्छी दो, और बार्न स्टॉल्स को क्लीन रखो, उनके वेस्ट को बार बार वेस्ट को निकाल दो। विंटर में विंड ब्रेकर का यूज करो, समर में रूफ लगा लो, राइट? बस यही सारे पॉइंट थे। और क्या, शेल्टर दो उनको, ब्रीडिंग कराओ, अच्छे क्वालिटी के मेल या फीमेल के साथ ब्रीडिंग कराते रहो ताकि जनरेशन बाय जनरेशन आपकी जो ब्रीड है वो अच्छे क्वालिटी की हो। इसको नोट डाउन कर लो। किया नोट डाउन? यस सर। ओके, so moving back to the next slide now. यहां पे मैंने लिखा है फीड। फीड का मतलब होता है चारा, कि उनको चारे के तौर पे क्या दिया जाए। रफेज। रफेज का मतलब क्या होता है कि इस चारे के अंदर है ना फाइबर बहुत ज्यादा है, दे आर रिच इन फाइबर। देखो फाइबर, आपने सुना है फाइबर वाली बिस्किट? सुना है कि नहीं? फाइबर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। आपको पता है कि प्लांट का सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। अब यूजुअली भी हम भी प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, पर हम चीजों को पका के खाते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं खाने को तब सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है। पर कुछ चीजें हैं जो हम कच्चे खाते, कच्चा खाते हैं। एग्जाम्पल दो, कौन सी चीजें हैं जो हम कच्चा खाते, पकाते नहीं है, प्लांट बेस्ड? यस बताइए।
ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कच्चा खाते हैं? प्लांट बेस्ड फूड ही है। यस निकिता? सलाड है ना, गाजर बीट टमाटर, सलाड कच्चा खाते कि नहीं? Yes, sir. तो क्या उस केस में सेल्यूलोज डाइजेस्ट हुआ होगा? मतलब हमारा बॉडी जो है ना वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता Yes, sir. कि हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। होता क्या है कि हम जितने भी प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हम गर्म करके खाते हैं, तो जब हम गर्म करते हैं तो उसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है। पर जिस फूड के अंदर जो हम कच्चा खा रहे हैं तो उसमें सेल्यूलोज ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो तब उस फूड को हम कहते हैं कि वो फूड फाइबर से रिच है। फाइबर बोला मतलब सेल्यूलोज, फाइबर बोला मतलब क्या? सेल्यूलोज। तो इसका मतलब फाइबर वाला फूड मतलब जिसमें सेल्यूलोज ज्यादा है। स्प्राउट्स मतलब समझ रहे हो ना, चना मूंग जिसमें से वो बीज निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है जो Yes, sir. white का। तो चना मूंग दे आर रिच इन फाइबर। सलाड हो गया, गाजर बीट जिसको जो हम कच्चा खा रहे हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर। तो ऐसे फूड दो जिसमें फाइबर ज्यादा है, ऐसे फूड को हम रफेज कहते हैं। क्यों रफेज कहते हैं? क्योंकि जब वो गट से पास होते हैं तो हमारे गट की लाइनिंग पर रगड़ लाते हैं, रगड़। जब भी हम कोई फाइबर वाला फूड खाते हैं तो वो फाइबर वाला फूड जब हमारे इंटेस्टाइन से या स्टमक से जब पास होता है तो वो इरिटेट करता है हमारे गट की लाइनिंग को। उसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, चिपचिपा जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, और म्यूकस सिक्रेट होने से खाना अच्छे से पास होता है, बाथरूम भी अच्छे से होता है फिर। तो काउज एंड बफेलो को ऐसे फूड खिलाओ जिसमें सेल्यूलोज ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। तो वो किसमें? चारे में है। चारा हो गया, फॉडर हो गया, ये सब अलग अलग टाइप का फॉडर है। स्ट्रॉ, सीलेज है, मतलब छोटा, कटा हुआ, लंबा, वो सब अलग अलग नाम से दिए हुए। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि जिस फूड के अंदर प्रोटीन और फैट बहुत ज्यादा है, जैसे कि उनको मिलेट्स दो। मिलेट्स मतलब वही वही चना, मकाई, मूंग, अनाज है ना, वही सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल केक्स, ऑयल सीड्स। ऑयल केक और ऑयल सीड है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बनाया जाता है कि सारे सीड को क्रश करके ऑयल निकाल देंगे, सब कुछ मिक्स करते हैं ना सब सीरियल्स, मतलब एक टाइप का ऐसा आप समझ लो कि सीरियल्स भी रहेगा, स्प्राउट्स भी रहेगा, वेजिटेबल पील्स रहेगा, ग्रासेस भी रहेगा, और सीड जो है ना उसको क्रश करके सारा ऑयल निकाल दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो सबको मिक्स करके केक बनाते हैं। उस केक को बोलते हैं ऑयल केक। या सीड में से जब तेल निकल जाता है ना तो जो बचा हुआ सीड का पार्ट होता है उसको कहते हैं ऑयल सीड्स। यूजुअली सीड में से ऑयल निकलता है, तो वो सारे सीड्स को मशीन में डालते हैं तो वो क्रश करता है तो उसमें से ऑयल निकल जाता है, पर जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑयल सीड्स। तो ये ऑयल सीड भी यूज होता है ऑयल केक बनाने के लिए। बोलो, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। और विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अलग से डाला जाता है, क्योंकि ज्यादा करके इनके खानों में मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है, तो एक्स्ट्रा पाउडर के फॉर्म में विटामिन्स एंड मिनरल्स ऊपर से इनके खाने में स्प्रे कर देते या डाल देते। जैसे हम कैसे अलग से मल्टीविटामिन लेते हैं कि हमें पता है कि कुछ बहुत सारे खाने में विटामिन नहीं है, तो कहीं हमारे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए हम कैसे विटामिन डी लेते हैं अलग से, या अलग अलग विटामिन बी एंड सी के कैप्सूल्स लेते हैं। वैसे ही इनके खाने में भी अलग से विटामिन ऐड किया जाता है। और एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए ना इनके जो चारा होता है, खाना जो होता है, उसके बाजू में एक बड़ा सा मोटा सा पत्थर होता है। वो पत्थर पूरा नमक से बना होता है, नमक होता है, नमक वाला पत्थर होता है वो, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट Yes, ब्लॉक। sir. Yes, sir. सॉल्ट ब्लॉक होता है, ये नमक वाला पत्थर होता है। तो वो क्या होता है कि खाना खाने के बाद उसको जाके लिकिंग करते हैं, मतलब ऐसे चाटते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो बचा हुआ उनके बॉडी में सॉल्ट नहीं गया था वो सॉल्ट भी चला जाएगा, क्योंकि बॉडी को डेवलप होने के लिए सब कुछ चाहिए, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, सब कुछ चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट कहां से मिल रहा है? रफेज वाले फूड से मिल रहा है, चारे से। प्रोटीन्स एंड फैट्स वाला फूड कहां से मिल रहा है? कॉन्सेंट्रेट से मिल रहा है।
कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या, जिस फूड के अंदर प्रोटीन फैट ज्यादा है। कौन सा फूड, ये वाला फूड, वही अनाज, स्प्राउट्स, ऑयल केक एंड ऑयल सीड्स। फिर अलग से विटामिन्स एंड मिनरल्स भी ऐड कर देंगे और सॉल्ट ब्लॉक्स भी लगा देंगे बाजू में, ताकि खाना खाने के बाद वो सॉल्ट ब्लॉक को जाके लिकिंग करेंगे, चाटेंगे, और उससे क्या होगा, बॉडी में आयंस एंड मिनरल्स भी चले जाएंगे। तो ये था उनका चारा। एक अच्छे क्वालिटी का चारा देने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप सब चीजें मिक्स करके देते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपने कोई पेड़ों से घास काट दिया और गाय भैंस को दे दिया खाने, नहीं, आपको चीजों को बहुत सारे मिक्स करनी होती है, बनानी होती है। जैसे हम कैसे खाना खाने बैठते हैं तो हम दाल, चावल, पापड़, अचार सब ऐसे मिक्स करके लेके खाते हैं, रोटी, भाजी, वैसे इनके लिए भी वैसे ही करना होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अलग अलग ब्रीड के बारे में। देखो ब्रीड होता क्या है, एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ब्रीड होते हैं। जैसे कि डॉग एक स्पीशीज है, पर आप डॉग में देखो कि कितने सारे अलग अलग ब्रीड है। जरा एक दो ब्रीड के नाम बताओ। डॉबरमैन, राइट, कितने सारे, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, बहुत सारे ब्रीड, लैब्राडोर। तो एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रीड होते हैं, ये याद रखना। अब इनके अंदर एक्सोटिक ब्रीड बोलता हूं मैं, इसका मतलब होता है जो ब्रीड फॉरेन के हैं, हमारे देश के नहीं। कहां के हैं, फॉरेन के हैं। तो ये फॉरेन ब्रीड्स कौन से, ये आपको मुंह जबानी ये याद रखनी है कि फॉरेन ब्रीड कौन कौन से है। एक है जर्सी। तो ये नाम कैसे पड़ा, जगह के बेसिस पे है कि ये ब्रीड जिसका नाम जर्सी है, ये ब्रीड कहां पाई जाती है, न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन अमेरिका। अमेरिका में एक सिटी है, एक स्टेट है, सॉरी, न्यू जर्सी। तो कहां से आपको नहीं सुनाई दे रहा था, स्टार्टिंग से? यस निकिता, लेट मी नो। Yes, please. ओके ओके, मैं एक बार वापस से कंटिन्यू करता हूं स्टार्टिंग से। मैं एक्सोटिक ब्रीड्स कह रहा था कि एक्सोटिक ब्रीड क्या होता है कि ये ब्रीड हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं करते, दे आर फॉरेन ब्रीड्स। फॉरेन ब्रीड मतलब बाहर के, बाहर गांव के। हमारे देश के जो होते हैं उसे हम कहते हैं देसी। उसका एक दूसरा नाम है इंडिजिनस ब्रीड। मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए खाली बाजू में लिख रहा हूं, जो हमारे देश के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, देसी, मतलब देश से बिलोंग करने वाले। और ये फॉरेन ब्रीड्स है जिसे हम एक्सोटिक ब्रीड्स कहते हैं। अब ये चारों के चारों नाम आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ब्रीड के जो नाम पड़े हैं वो उनके लोकेशन के बेसिस पे पड़े हैं। जैसे कि एक ब्रीड है जर्सी, तो जर्सी ब्रीड क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये पाई जाती थी न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी एक जगह का नाम है अमेरिका में, इट्स अ नेम ऑफ अ सिटी, न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी में जो काउज एंड वहां पे पाए जाते हैं, जो काउज है, उनका नाम पड़ गया जर्सी। वैसे ही जो दूसरी ब्रीड है ब्राउन स्विस, नाम में ही स्विस लगा है, मतलब ये ब्रीड कहां पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में। फिर एक ब्रीड आती है हॉलस्टीन, कहां पाई जाती है, हॉलैंड में। हॉलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप। आज के डेट में हम हॉलैंड को नेदरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। और एक और ब्रीड है एयरशायर। एयरशायर जो ब्रीड है वो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड भी यूरोप में कंट्री है, इंग्लैंड के आसपास है। तो ये चार के चार एक्सोटिक ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है, इंडिया से बिलोंग नहीं करती। इनकी कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटी है। अब बात करते हैं इंडिजिनस ब्रीड की। इंडिजिनस ब्रीड बोला मतलब कौन सी ब्रीड, देसी ब्रीड। अब इसमें दो टाइप की है, एक है ड्रॉट ब्रीड और एक है मिल्च ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड का मतलब क्या होता है, मतलब ये लोग हल चलाने के लिए ज्यादा अच्छा काम करते हैं पर मिल्क ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करते। ड्रॉट ब्रीड मतलब इस केस में मेल जो है ना, मेल देखो, मेल वो गुड ड्रॉट एनिमल है। गुड ड्रॉट मतलब क्या कि मेल ज्यादा अग्रेसिव है, यहां पे वो ज्यादा अच्छे से हल चलाएगा।
हल चलाने के लिए ज्यादा अच्छे से काम आएगा। पर यहाँ पे फीमेल जो है वो पुअर मिलकर है। फीमेल जो है वो पुअर मिलकर है का मतलब क्या है कि फीमेल ज्यादा मिल्क नहीं प्रोड्यूस करती, ज्यादा अच्छे क्वालिटी का भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती। तो फीमेल इज पुअर मिल्कर बट मेल इज गुड ड्रॉट। आई बात समझ में? पर मिल्च ब्रीड का मतलब उल्टा है पूरा। मिल्च ब्रीड में मेल जो होता है वो पुअर ड्रॉट एनिमल है, मतलब वो ज्यादा हल चलाने के लिए काम नहीं आता। आपको पता है ना मिल्क कौन बनाता है, मेल बनाता है कि फीमेल बनाती है? फीमेल बनाती है। तो ड्रॉट ब्रीड की फीमेल जो है वो पुअर मिल्कर है, बट मिल्च ब्रीड की जो फीमेल है वो गुड मिल्कर है, ज्यादा अच्छे से मिल्क बनाती है। तो यहां पे फीमेल जो है वो गुड मिल्कर है और मेल जो है वो पुअर ड्रॉट एनिमल है। समझो दोनों का मतलब पूरा ऑपोजिट है। ड्रॉट ब्रीड मतलब मेल ज्यादा अच्छे से हल चलाएगा यहाँ पे। मिल्च ब्रीड मतलब यहाँ पे मेल ज्यादा अच्छे से हल चलाने, अग्रेसिव ज्यादा नहीं है। ड्रॉट ब्रीड में फीमेल जो होती है वो पुअर मिल्कर है। मिल्च ब्रीड, मिल्च ही मतलब मिल्क, यहाँ पे गुड मिल्कर है। बोलो ये समझ में आया आपको निकिता, एनसिया? ये मतलब समझ में आ रहा है? Yes. ड्रॉट ब्रीड क्या होता है और मिल्च ब्रीड क्या होता है? टेल मी यस और नो, आंसर यस और नो में दीजिए। Yes, sir. हाँ, तो इंडिजिनस ब्रीड मतलब जो इंडिया में है, तो इसमें दो है, एक ड्रॉट ब्रीड आती है और एक मिल्च ब्रीड आते हैं। ड्रॉट ब्रीड ज्यादा करके हम किसके लिए यूज करते हैं? हल चलाने के लिए, खेतों में वगैरह। जो काऊ एंड बफेलो को हम दूध की निकालने के लिए नहीं, बैलगाड़ी के तौर पे या खेतों में हल चलाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अग्रेसिव होती है और इनकी फीमेल ज्यादा मिल्क नहीं बना पाती। और मिल्च ब्रीड जो होते हैं इनमें मेल ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, सॉरी मेल कम अग्रेसिव होते हैं, पर फीमेल जो होती है वो बहुत अच्छे से मिल्क बनाती है। अब यहाँ पे ड्रॉट ब्रीड के आपको नाम याद रखने, नागेरी, मालवी, कंगायम, हलीकर, ये सब भी लोकेशन के बेसिस पे नाम दिया गया है। जहां पे ये पाई जाती है उनके बेसिस पे इनके नाम पड़े हैं, या उधर के हिस्ट्री के बेसिस पे, उधर कौन से राजा होते थे या कौन सी नदी है या वहां का कोई लैंडमार्क के बेसिस पे इनके नाम पड़े हुए हैं। तो नागेरी, मालवी, कंगायम, हलीकर, ये चार ड्रॉट ब्रीड है। और मिल्च ब्रीड में गिर, सहीवाल, देवनी और रेड सिंधी, ये चार मिल्च ब्रीड है। आ रहा है समझ में आपको ये चीज? ये चार, ये नाम आपको याद रखना है। देखिए चैप्टर में आपको यहाँ पे चीजों को याद करना है, ब्रीड के नाम याद करने हैं, ये चीज है। इट्स अ मेमोरी बेस्ड चैप्टर, मेमोराइज वाला चैप्टर है ये। कंसेप्ट कम है थोड़े, पर आपको मेमोरी ज्यादा रखना है इसमें। और यहाँ पे फिर आ गए डुअल पर्पस, मतलब ऐसे जो मिलकर भी अच्छे और ड्रॉट एनिमल भी अच्छे। मतलब क्या डुअल पर्पस बोला? मतलब यहाँ पे ये ऐसे ब्रीड वाले एनिमल है जिनके मेल अच्छे ड्रॉट एनिमल भी है, मतलब हल चलाने के लिए भी काम आएंगे, और इन्हीं के फीमेल जो है वो अच्छी मिल्क प्रोड्यूस करने वाली भी है। समझ रहे हो आप? तो डुअल पर्पस में मेल, फीमेल इज अ गुड मिल्कर एंड मेल इज अ गुड ड्रॉट एनिमल, इसके लिए डुअल बोल दिया, दोनों की क्वालिटी मिला ली। तो वो कौन सा है? थरपरकर, हरियाणा, ओंगोल, कंकरेज, ये आपको नाम याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया आप लोगों ने निकिता? Yes, sir. ओके। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम अभी तक डेयरी फार्मिंग पे, आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग और थोड़ा सा पोल्ट्री फार्मिंग हम देख लेंगे कि क्या है। तो अभी जो ये टॉपिक में हमें इसमें पढ़ना है कि डिजीज, कि अगर एक बार डिजीज हो जाता है ये एनिमल्स को, तो कौन सा डिजीज हो सकता है? जैसे कौन से बैक्टीरियल डिजीज है काउज एंड बफेलो को जो होता है, या वायरल डिजीज कौन से होते हैं, या फंगल डिजीज कौन से होते हैं, या प्रोटोजोवन डिजीज कौन से होते हैं, वो वाले हम डिजीज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैं अभी एक दो डिजीज आपको बता देता हूं।
तो बैक्टीरियल में 3 डिजीज है। लिखते भी रहना साथ साथ में, ठीक है। ओके, एक डिजीज है जो अभी हम कर ले रहे, दैट इज एंथ्रैक्स। देखो बैक्टीरियल डिजीज में 3 है, एंथ्रैक्स, मैस्टाइटिस और न्यूमोनिया। एंथ्रैक्स वाली डिजीज के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये जीनस है और ये स्पीशीज है। तो बैसिलस एंथ्रासिस जो है ये इनके बॉडी में कैसे एंटर करता है? बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड मतलब गंदा पानी या गंदा खाना खा लेने की वजह से गलती से वो बैक्टीरिया आएगा और इनके इंटेस्टाइन को जाके अफेक्ट करेगा, जिसके से ये खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इनके बॉडी से, स्किन से ब्लड वगैरह भी निकलेगा, नोज से ब्लड निकलेगा, इनके नोज से ब्लड निकलता है। ये इनका एक सबसे बड़ा सिम्टम है, लिखा भी है, ओजिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। ओजिंग मतलब कमिंग आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ओरिफाइसिस। बॉडी ओरिफाइसिस मतलब जहां जहां पे ओपनिंग है वहां वहां से खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ओरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग, तो नोज से निकलेगा, उनके माउथ से निकलेगा, इनके एनस से निकलेगा, इनके ब्लैडर से निकलेगा, ये इनके निप्पल से ब्लड निकलेगा। तो ये देखा जाता है सिम्टम में। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वही कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर लेने की वजह से। अब ये बैक्टीरिया ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये काऊ एंड बफेलो को इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया ह्यूमन, शिप, हॉर्स, गोट तक को इन्फेक्ट कर चुका है। इवन प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, मतलब क्या ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे पहला तो वैक्सीनेशन है कि बचपन में ही वैक्सीन डाल दो ताकि ये बीमारी ना हो। दूसरा, अगर बीमारी हो भी गई है तो रेडीमेड एंटीबॉडी डालोगे। आपने इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है ना सब लोगों ने? आपको एंटीबॉडीज पता है ना कि एंटीबॉडीज फाइट करते हैं बैक्टीरिया, वायरस के साथ। तो रेडीमेड एंटीबॉडी जो हम डालते हैं उसे हम कहते हैं एंटी एंथ्रैक्स सीरम। मतलब ये एक ऐसा सीरम है जिसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। या तीसरा चीज, जिस काऊ और बफेलो को ये बीमारी हुई है उस काऊ और बफेलो को अलग रखेंगे, कभी भी हेल्दी काउज एंड बफेलो के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बीमारी फैलेगी बहुत ही तेजी से, वन टू अदर, अदर टू अनदर। तो इसके लिए प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हेल्दी एनिमल्स, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो दे रहे ताकि बीमारी ना हो, और अगर हो गई तो ये देंगे एंटी एंथ्रैक्स सीरम देंगे जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी एक डिजीज पढ़ा है एंथ्रैक्स, बट अभी मैं आपको ब्रेक दूंगा 10 to 15 मिनट्स का, और उसके बाद हम ये 2 डिजीज करने के बाद हम फंगल डिजीज करेंगे, वायरल डिजीज करेंगे और प्रोटोजोवन डिजीज करेंगे इसका। और इसके साथ आज के लेक्चर में हम हमारा डेयरी फार्मिंग वाला टॉपिक और इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, और मैंने आपको एक चैप्टर में समरी बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एपीकल्चर, दैट इज रेयरिंग ऑफ हनी बी टू गेट मिल्क, सेरीकल्चर टू गेट हनी। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम किसको पाल रहे हैं? सिल्क वर्म को पाल रहे हैं। सो सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे सेरीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू एक्सट्रैक्ट सिल्क। मैं इधर लिख देता हूं, चलो एक एक करके। यहां पे हम किसको पाल रहे हैं? रेयरिंग का मतलब होता है पालना। यहां पे किसको पाल रहे हैं? हनी बी को। यहां पे किसको पाल रहे हैं? सिल्क वर्म को। यहां पे किसको पाल रहे हैं?
फिश को। यहां पे किसको पाल रहे हैं? बर्ड्स। बर्ड्स में चिकन, हैन, गीस, फाउल, वो भी आ गया। और यहां पे किसको पाल रहे हैं? कैटल। डेयरी फार्मिंग को कैटल फार्मिंग भी कहते हैं। कैटल मतलब काऊ एंड बफेलोज आ गए इसके अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये याद रखना। और आप लोग ने लिखा भी हुआ है। फिर हम लोग ने ये देख लिया कि क्या है पर्पस, क्यों करना है, मेंटेन कैसे करना है, क्या खिलाना है, कौन कौन सी अलग अलग ब्रीड है, और बीमारी। आगे की बीमारी ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes, then I'll join you. लिखते भी रहना साथ साथ में। इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे का लिखता हूं। लिखा ये? Yes, sir. ओके। वायरल डिजीज, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये दो डिजीज मैंने लिखे हैं। बैक्टीरियल के अंदर हमने 3 पढ़ा, जिसमें न्यूमोनिया तो आपको पता है कि इस पार्ट में उसका कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा। ये नॉर्मल न्यूमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है ना, वही वाला न्यूमोनिया है। जो हमारे केस में जो न्यूमोनिया होता है वही बैक्टीरिया यहाँ पे भी है। तुम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है ना ये टॉपिक? हाँ। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया? एंथ्रेक्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस में अगर आप यहां पे देखो, ये देखो, किसी के भी नाम के आगे अगर लास्ट में ITIS लगता है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का सिंपल मतलब होता है सूजन। मतलब वहां पे फोड़ा हो गया है, रेड हो गया है, फूल गया है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है। जैसे कि जब हमें सूजन आ जाता है, तो जब हमें सूजन आ जाता है तो यहाँ पे फूल जाता है, रेड हो जाता है, राइट? मस्कीटो, जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो फूल जाता है कि नहीं वो पार्ट? तो वो भी एक टाइप का इन्फ्लेमेशन ही है। सूजन आ गया, रेड हो गया, पेन हो रहा है, ये सारी चीजें होती है। तो मैस्टाइटिस में यहाँ पे कहां पे हो रहा है इन्फ्लेमेशन? अडर पे। अडर कौन सा पार्ट है? काउ एंड बफेलो का वो पार्ट है जहां से मिल्क निकलता है। आप निपल्स बोल सकते हो। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूं काउ बनाने के लिए, ठीक है? आप अगर ये देखिए, ये ऐसे, यहां पे होता है अडर। अगर आप नोटिस करो तो ये जो पार्ट है, ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये
ये जो निप्पल वाला पार्ट है जहां से मिल्क निकलता है इसको अडर कहते हैं। मैं इसे लेबल कर दे रहा हूं। इस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इस जगह पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑर्डर को एल्वेलस ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं। सीधी सी बात है, ये मेमोरी ग्लैंड है क्योंकि यहां से मिल्क निकलता है। ये भी एक मैमल है, तो मेमोरी ग्लैंड है मिल्क। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, मतलब सूजन आ जा रहा है, और ये बीमारी को हम कहते हैं मैस्टाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर। ये पार्ट पूरा रेड हो जा रहा है, सूजन आ जा रहा है। ये कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम पायोजेंस। दूसरी चीज, जनरली ये किस टाइप के काऊ में होता है, जो ड्राइड है। ड्राइड मतलब इस समय वो लैक्टेटिंग पीरियड में नहीं है। लैक्टेटिंग पीरियड का मतलब है कि वो अभी इस समय दूध नहीं दे रहा है, दूध नहीं दे रहा है वो। जब कोई काऊ एंड बफेलो लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, राइट, तो उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि मिलकर कंटिन्यूसली यहां पे हाथ लगा रहा है तो वो वॉश आउट हो जा रहा है। बट जो लैक्टेटिंग पीरियड में नहीं है उनके केस में यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि तभी यहाँ पे मिलकर लोग यहाँ पे जो मिल्क निकालते हैं ना, वो लोग यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो उससे क्या है कि निकलने के चांसेस फिर कम। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखो, ये 3 पॉइंट, दैट्स इट। मैस्टाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, ये वाला बैक्टीरिया कॉज करता है, और इस केस में यहाँ पे ज्यादा करके होने के चांसेस नॉन लैक्टेटिंग वाले में है। ड्राइड वाला बोला का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ड्राइड काऊ का मतलब जो अभी लैक्टेटिंग पीरियड में नहीं है, नॉन लैक्टेटिंग पीरियड वाले काऊ। बोलो, ये समझ में आया आप लोगों को, एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, तो अभी हम आ रहे वायरल डिजीज पे। तो वायरल डिजीज मतलब जो वायरस कॉज कर रहे हैं, तो वो दो है, रेंडर पेस्ट जिसको कैटल प्लग भी कहते हैं, और एक है बोवाइन वायरल डायरिया, BVD। तो रेंडर पेस्ट जो होता है, ये बीमारी कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नाम है रेंडर पेस्ट वायरस, शॉर्ट फॉर्म में RPV कहते हैं। पहला पॉइंट, ये बीमारी कैसे फैलती है? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लो कि एक हेल्दी काऊ है, वो जब किसी इन्फेक्टेड काऊ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, हो सकता है कि ये इसने जो पानी पिया, ये वाला भी जाके वही पानी पी रहा है, इसने जो खाना खा के आधा छोड़ दिया तो हेल्दी वाला भी जाके वही खाना खा रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ये बीमारी, ये वायरस एक एनिमल से दूसरे एनिमल में चला जाएगा, बाय शेयरिंग फूड, बाय शेयरिंग वाटर, कोई भी, या बाय डायरेक्ट टच, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ गए, टच हो गया तो भी ये फैल जाएगा। तो ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। हाईली कंटेजियस डिजीज का मतलब है जो तेजी से फैलता है, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस तेजी से फैला था वैसे ही। और ये जो वायरस होता है ये बॉडी के सभी फ्लूइड में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये एग्जिस्ट ब्लड में करता है, ये मिल्क में होगा, लिम्फ में होगा, टीयर्स में होगा, सलाइवा में होगा, नोज से जो म्यूकस निकल रहा है उसमें भी होगा, यूरिन में होगा, फीकस में होगा। मतलब बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स है, लिम्फ, ब्लड, म्यूकस, सलाइवा, टीयर, ऑयल, जितने भी है ना, सभी के अंदर ये वायरस होता है, बॉडी के सारे फ्लूइड में। इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट कांटेक्ट से होने के चांसेस ज्यादा है। सिम्टम में क्या दिखता है? सीधी सी बात है, हर बीमारी में फीवर दिखेगा, बुखार होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पेन होगा, और यहाँ पे बम्स आएंगे। बम्स मतलब अल्सर, छाले, नॉस्ट्रिल्स में, नोज पे, लिप्स पे, फेस पे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स, समझ रहे हो, वो आएंगे। और ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगी, भूख नहीं लगेगी, वो तो हर खाने में यही होता है, हर बुखार में, सॉरी, कोई भी बुखार होता है उसमें यही होता है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है। एंड वाटर भी डिस्चार्ज होगा, आंखों से पानी आएगा, नाक से भी पानी आएगा, नॉस्ट्रिल से कंटिन्यूसली पानी आएगा। आपने देखा है कि जब भी बुखार होता है या सर्दी खांसी होने से पहले बॉडी से फ्लूइड निकलता है, नोज से रनी नोज हो जाता है, वाटरी आईज हो जाता है,
नेजल ब्लॉक हो जाते हैं। अभी रनी नोज होने के वजह से नोज ब्लॉक हो जाएगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलेगी, बुखार भी होगा बाद में जाके, और चेहरे पे और लिप्स पे नोज पे छाले भी आ जाएंगे। और एक और बीमारी है बोवाइन वायरल डिजीज, इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इसका कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं याद रखना है। तो इसके साथ हमने क्या पढ़ा, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं, सॉरी डेयरी फार्मिंग। क्या पढ़ा हमने, डेयरी फार्मिंग पढ़ा है हमने। इसमें कुछ डाउट है डेयरी फार्मिंग में किसी को? देखो चीजें याद करनी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब हम पोल्ट्री फार्मिंग पे बढ़ते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, लिखते भी रहना साथ साथ में। ओके, तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग में हम यहाँ पे किसको पाल रहे हैं वो बताइए। पोल्ट्री फार्मिंग में किसको पाल रहे हैं? रेयरिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में चिकन और हैन क्या है, बर्ड्स ही है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग, क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए? एग्स एंड मीट। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो फिर बताता हूं। नोट डाउन कर लिया? यस निकिता? Yes, sir. ओके ठीक है, देखो तो जैसे कि मैंने तुम लोग कहा है, इंडिजिनस ब्रीड मतलब क्या, इंडियन ब्रीड, देसी ब्रीड भी कहते हैं इसको। तो ये आपको नाम याद रखना है, असील, चितागोंग, मले, घगुस, बुसरा, ये लोकेशन के बेसिस पे नाम दिया गया है। अब देसी ब्रीड जो है वही इंडिजिनस ब्रीड, यही ये लोग एक साल में कितने अंडे देते हैं? 60 अंडे। 60. यस, 60 एग्स पर ईयर। पर एक्सोटिक ब्रीड जो है दैट इज फॉरेन ब्रीड, उसमें प्लाईमाउथ रॉक, वैंडॉट, रोड आइलैंड रेड, लेगॉन, ये लोग ऑन एन एवरेज कितने अंडे देते हैं एक साल में? 100. eggs। ठीक है, ये याद रखना है। अब प्लाईमाउथ रॉक की एक खासियत है कि ये ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर का मतलब होता है कि ये नाम अंडे देने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मांस बहुत ज्यादा बनता है, फ्लैश बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको हम एज अ मीट के तौर पे यूज करते हैं। तो जिस चिकन को हम एज अ मीट के तौर पे यूज करते हैं उसको हम ब्रॉयलर कहते हैं। आपने चिकन शॉप्स में देखा होगा ब्रॉयलर बॉयलर बोलते लोग, बॉयलर बोलते जो कि गलत है, बॉयलर नहीं ब्रॉयलर बोलना चाहिए। तो दिस इज यूज फॉर मीट पर्पस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ब्रॉयलर में हम चिकन को ग्रो कर रहे हैं अंडे लेने के लिए कि मीट लेने के लिए? मीट लेने के लिए। तो यार द चिकन इज ग्रोन, या बर्ड बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी बर्ड हो गया, चिकन एक टाइप का बर्ड है। बर्ड इज ग्रोन फॉर मीट पर्पस, मीट मिलने के लिए। और मीट बनने के लिए आपको पता है मांस ज्यादा बनना चाहिए, तो उसके लिए इनके डाइट में क्या होना चाहिए?
फॉर थिक फ्लैश, थिक फ्लैश मतलब इनका स्किन एकदम मोटा बनने के लिए, मांस ज्यादा बनने के लिए हमें इनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा देना होगा, और उसके लिए हमें इनको क्या खिलाना होगा? ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज, मकाई, चने, ज्वार, बाजरा, ये खिलाने होंगे। देखो मैंने ग्रेन्स लिखा है, ये छोटा सा दिख रहा है बट प्लीज इसको हाईलाइट करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछते हैं कि ब्रॉयलर को क्या दिया जाएगा खाने के लिए? ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स में कार्ब्स एंड प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट ज्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से क्या होता है? बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है। आप ही देखिए कि जो पिज्जा बर्गर खा रहा है वो मोटा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है। तो ऐसे फूड में, ग्रेन्स वगैरह में फैट थोड़े ज्यादा है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स को दिए जाते हैं, ब्रॉयलर के। बट जो बर्ड को उगाया जाता है सिर्फ उनसे अंडे निकलवाने के लिए, उनको हम कहते हैं लेयर्स। तो यहां पे मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, समझ जाओ। बर्ड इज ग्रोन फॉर एक्सट्रैक्टिंग एग, ऐसे टाइप के बर्ड को हम क्या कहते हैं? लेयर्स। तो तुमको पता है कि अंडे में क्या ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की प्रोटीन? बताइए। प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए हम उसको प्रोटीन वाले फूड देंगे, मतलब हम देंगे उसको फिश खिलाएंगे, क्योंकि फिश इज रिच इन प्रोटीन। तो फिश में हम वो पार्ट खिलाएंगे जो पार्ट फिश का हम नहीं खाते, जैसे कि आई, इंटेस्टाइन, उसके फिन्स, उसका टेल, उसका स्केल, ये पार्ट देखो नहीं खाते हम, तो वो पार्ट हम बर्ड को खिलाएंगे। फिश डाइट यूजुअली फिन्स, आईज एंड इंटेस्टाइन, ताकि प्रोटीन ज्यादा बने। उसके डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, और प्रोटीन ज्यादा होने के लिए हम उसको फिश डाइट देते हैं। जबकि ब्रॉयलर के अंदर मांस या वॉल्यूम ज्यादा बनने के लिए फैट्स का आप ज्यादा देते हैं, उसके लिए ग्रेन्स खिलाते हैं। ये समझ में आया? यस निकिता, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर नहीं समझा तो प्लीज बोल देना। अब ये वाला देखो, पहले हमने कौन सा ब्रीड पढ़ा? हमने पढ़ा फॉरेन ब्रीड, मतलब इंडिजिनियस ब्रीड, देसी ब्रीड। इंडिजिनियस ब्रीड को क्या बोलते हैं? देसी ब्रीड भी बोलते हैं। फिर हमने फॉरेन ब्रीड पढ़ा। फॉरेन ब्रीड में तुम लोग एक चीज याद रखो कि प्लाईमाउथ रॉक जो है ना, वो ब्रॉयलर के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए ब्रॉयलर के लिए यूज किया जाता है ज्यादा करके। और लेगॉन जो है ना, वो लेइंग एग्स, मतलब ये लेयर के तौर पे यूज किया जा रहा है। इट इज यूज्ड एज अ लेयर, मतलब अंडे देने के लिए यूज किया जाता है। फिर एक और ब्रीड बनाया जिसको बोला हाइब्रिड, हाइब्रिड वाला ब्रीड, कि इंडिजिनियस ब्रीड और फॉरेन ब्रीड को मेट करा के एक नया ब्रीड बनाया जिसको बोल दिया HH260। देसी ब्रीड था कोई, देसी ब्रीड का कोई मेल होगा, एक्सोटिक ब्रीड का कोई फीमेल होगा, दोनों को मेटिंग करवा के जो बना हाइब्रिड, उसका नाम दे दिया हाइब्रिड ब्रीड 260, HH260। इसका नाम के आगे 260 क्यों लगा? क्योंकि ये एक साल में कितने अंडे देता था? 260। 260 एग्स ले किए करते थे पर ईयर, इसके लिए ये हाइब्रिड किया गया। जबकि देसी ब्रीड एक साल में कितना देते थे? 60। फॉरेन ब्रीड कितना देते थे? 100। पर देसी और फॉरेन को मेट करके जो हाइब्रिड बनाया, उसका एक साल में 260 एग्स देते थे, इसके लिए उनका नाम पड़ गया HH260। बोलो समझ में आया ये चीज? ओके, यहां देखिए अभी
सबसे पहले यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब क्या बताया था मैंने? बताओ निकिता। यस सिया बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्ट्री? पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड, मतलब वो बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं हम किसको पाल रहे हैं? बर्ड्स को पाल रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा मत समझना कि इसमें सिर्फ चिकन आता है, नहीं। चिकन, टर्की, डक्स, गेस, स्वैम, गिनी फॉल, पिजन, पी फॉल, ये सारे आते हैं। मतलब हम इन सभी को पाल रहे हैं। बट इंडिया में ज्यादा करके क्या प्रैक्टिस किया जाता है? इंडिया में कौन से बर्ड्स को ज्यादा पाला जाता है? ये चार, चिकन, टर्की, डक्स एंड गीस। इसमें भी सबसे ज्यादा आ गया चिकन। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा, अब यहां पे ये बताया गया है कि जब भी बर्ड्स को पालते हैं तो बर्ड्स को है ना हाई टेम्परेचर पे ज्यादा नहीं रखते। यहां पे मैंने लिखा है नो हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब है जब आप उसको पाल रहे हो तब ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। पूरे किंगडम एनिमेलिया में बर्ड इकलौते ऐसे एनिमल है जिनका बॉडी टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम है। 42, 43, 45 डिग्री सेल्सियस तक उनका बॉडी टेम्परेचर है, सोचो। जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। पर पिजन का बॉडी टेम्परेचर कितना है? बॉडी टेम्परेचर 45, 44 डिग्री सेल्सियस है। तो बर्ड्स का क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसके पास स्वेट ग्लैंड भी नहीं है, उसका पूरा बॉडी फेदर से कवर्ड है। हमें जब गर्मी लगती है तो हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है? स्वेट। तो स्वेट रिलीज होने से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर वापस से हाई से नॉर्मल आ जाता है। बट बर्ड्स की स्किन में स्वेट ग्लैंड भी नहीं है। इसके लिए ये मेन रीजन है कि पोल्ट्री फार्मिंग करने के टाइम पे हमें उसको हाई टेम्परेचर पे नहीं लेके जाना है, वरना बर्ड्स की डेथ होने लगेगी। बट मैं आऊंगा इस पॉइंट पे थोड़े टाइम में। बट अभी के लिए याद रखना कि पूरे फार्मिंग के टाइम पे ज्यादा टेम्परेचर एक्सीड नहीं करते हम। ऑन एन एवरेज हम कितने टेम्परेचर रखते हैं? रूम टेम्परेचर 24 से 30 के बीच में रखते हैं। 24 टू 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हम रखते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर के रेंज में। अब क्योंकि हम बर्ड को ज्यादा टेम्परेचर पे लेके नहीं जा सकते, इसके लिए जिस रूम में आप बर्ड्स को पाल रहे हो वो रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब है वहां पे सफिशिएंटली एयर आना चाहिए, कोई सफोकेशन नहीं होना चाहिए। एयर का इनलेट होना चाहिए, एयर का आउटलेट होना चाहिए, हवा अंदर आनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। समझ रहे हो? टेम्परेचर कंट्रोलर भी होना चाहिए, एसी जैसा वगैरह। या नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट इट शुड नॉट बी पैक। वो पैक नहीं होना चाहिए, वो खुला होना चाहिए थोड़ा। इसके लिए आपने देखा होगा कि कभी भी बर्ड्स को रखते तो ऐसे पिंजरे में जैसे रखते, पिंजरा जैसा होता है जिसमें है ना एयर आता है जाता है, वैसा। और जिस घर में उसको रखते हैं ना, उस घर का नाम है कूप्स। उस घर को हम क्या कहते हैं? कूप्स कहते हैं। हाउसेज आर कॉल्ड कूप्स। और ओवर क्राउडिंग होने से बचाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सारे के सारे बर्ड एक ही जगह पे आए, नहीं। हम ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए हुए कि बहुत ही छोटे साइज के जो बर्ड्स है उसका एक डिपार्टमेंट, मतलब वो एक कूप्स हुआ। एक मीडियम साइज का उनका अपना डिपार्टमेंट, तो वो दूसरा कूप्स हुआ। जो बड़े साइज के थोड़े बर्ड है उनका एक तीसरा डिपार्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना के रखे गए हैं और इन्हीं हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कूप्स कहते हैं। पर्पस यही है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके बड़ा साइज कौन सा है, मीडियम साइज कौन सा है, स्मॉल साइज वाला कौन सा है। इसके लिए हम ओवर क्राउडिंग होने देना नहीं चाहते, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से क्या होगा कि बड़े लोगों को अगर कोई डिजीज है तो वो छोटे लोग में भी फैल जाएगा। और आपको पता है कि बर्ड्स में डिजीज बहुत ही तेजी से फैलता है। स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, सॉरी बर्ड फ्लू, इसका नाम सुना है आपने ये बीमारी का? यस सर। हाँ, तो बर्ड फ्लू जो होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, कंटेजियस डिजीज है। बाय टच से भी फैल जाता है, इवन बाय किसी भी इंफेक्टेड पर्सन के आसपास होने से भी वो फैल जाता है। इनहेलेशन की वजह से होता है। इसके लिए ओवर क्राउडिंग बचाना है, और ओवर क्राउडिंग बचाने के लिए हमने एक के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखे हैं, और हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कूप्स कहते हैं।
ताकि ओवर क्राउडिंग बचे। अब ऐसा है कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता कोई भी, पिंजरा है, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर बहुत सारे पिंजरे हैं, मतलब हर एक पिंजरे को हम कूप्स कहेंगे, और एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में नहीं जा सकता कोई, और अलग अलग पिंजरे में अलग अलग साइज के बर्ड्स है, मीडियम साइज के, लार्ज साइज के, स्मॉल साइज के, और उनके वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वेस्ट को डिस्पोज नहीं करोगे तो अंडे की क्वालिटी खराब होगी, बर्ड्स को डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे गंदा स्मेल आएगा, तो वो एक बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा वहां पे, तो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए उनके वेस्ट को रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए। और लास्ट में केयर ऑफ चिक्स। चिक्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, मतलब अभी अंडा फूटा है, अंडा फूटने से लेके बड़े होने तक का जो पीरियड होता है ना, उसको हम कहते हैं चिक्स या ब्रूड। दिखा भी, केयर ऑफ चिक्स मतलब ब्रूड। ब्रूड का मतलब क्या होता है? पीरियड फ्रॉम हैचिंग टू एडल्टहुड। हैचिंग का मतलब क्या होता है? अंडा फूटना। अंडा फूटने से लेके बड़े होने तक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ब्रूड। और ये ब्रूड को क्या दिया जाता है? देखो ब्रूड, देखो एक बार बर्ड बड़ा हो गया ना तो उसको हाई टेम्परेचर पे लेके नहीं जाना है। दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर दोज बर्ड्स विच आर ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर, मतलब सॉरी, विच जो ऑलरेडी एडल्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? एडल्ट हो चुके हैं, ये उनकी बात हो रही है। पर जो बर्ड अभी भी छोटे हैं ना, हम चाहते हैं कि वो जल्दी बढ़े, तो जल्दी बढ़ने के लिए हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो ब्रूड के केस में हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्यों? कि उनको गर्मी लगेगी और गर्मी से रिएक्शन ज्यादा होगा, और रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से उनका साइज जल्दी ग्रो होगा। तो एक कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल स्केल के लिए, पैसे ज्यादा कमाने के लिए कम टाइम में बर्ड्स को फटाफट ग्रो किया जाता है, कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं अंडे से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनको तुरंत हाई टेम्परेचर में रख देते हैं थोड़े से, ताकि उनमें रिएक्शन ज्यादा होगा उनके बॉडी में, और रिएक्शन ज्यादा होने से उनका साइज भी जल्दी बढ़ेगा। तो वही मैंने लिखा है, द केयर ऑफ ब्रूड। क्या लिया जाता है? उनको मीठा पानी दिया जाएगा शक्कर मिला के, क्योंकि उनको ग्लूकोज मिलेगा तो रिएक्शन ज्यादा होगा। तभी तो स्वीट वाटर लिखा हुआ है, कि शक्कर वाला थोड़ा पानी होगा, ग्लूकोज होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और मिनरल्स और वाइटामिन उनके खानों में ऐड किया जाएगा। खाने के लिए क्या देते हैं? मकाई, मकाई एंड ग्रेन्स दिया जाएगा। तो तुम लोगों को एक बात क्या याद रखना है, कि जो बर्ड ऑलरेडी साइज में बड़े हो गए उनको हाई टेम्परेचर पे लेके नहीं जाना, पर जो बर्ड अभी साइज में छोटे हैं, अंडे फूटने से लेके बड़े होने तक का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं चिक्स या ब्रूड, मतलब बच्चे। बच्चों को हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि उन्हें गर्मी लगेगी तो रिएक्शन ज्यादा होगा, तो उनका साइज जल्दी बढ़ेगा, और उसी टाइम पे उनको मीठा पानी, स्वीट वाटर, वाइटामिन, मिनरल्स देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी साइज में बढ़ जाए। तो इतना है काफी बर्ड के लिए। इसके अंदर भी आपको पोल्ट्री फार्मिंग को मेंटेन करने के लिए विंड ब्रेकर होना चाहिए ताकि ठंडी ना लगे, प्रॉपर रूफ होना चाहिए, डॉक्टर भी विजिट करते आना चाहिए बीच बीच में, रेगुलर इंटरवल पर डॉक्टर आना चाहिए रेगुलर विजिट के लिए, हेल्थ चेक करने के लिए। बर्ड्स को भी वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, इंजेक्शन में अगर वैक्सीन मिला रहेगा तो डिजीज नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, मीट की क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छे क्वालिटी का इसे चारा खिलाना है, अच्छे क्वालिटी का खिलाओगे तभी तो अच्छे क्वालिटी का अंडा आएगा, राइट? देन हमने ब्रीड्स पढ़ लिए। अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या बचा है? डिजीज, डिसऑर्डर, कि बर्ड्स के केस में भी वायरल डिजीज कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, फंगल डिजीज कौन सा है, प्रोटोजोअल डिजीज कौन सा है। तो वो जो डिजीज वाला सेक्शन है वो सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब वो सेक्शन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा? आज के लिए हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ा, और हमने डिटेल में डेयरी फार्मिंग पढ़ा, और डेयरी फार्मिंग के बाद हमने पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग में अब क्या रह गया? सिर्फ इसके डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर्स विच आर, मतलब या डिजीज विच आर रिलेटेड विद द पोल्ट्री फार्मिंग। लास्ट ये जो अभी मैंने पढ़ाया इसमें मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला बड़े बर्ड को हम हाई टेम्परेचर पे नहीं रख सकते क्योंकि बड़े बर्ड में फेदर्स एंड विंग्स आ चुके होते हैं और इनमें स्वेट ग्लैंड भी नहीं होगा,
तो ज्यादा टेम्परेचर रखने पर स्वेट भी नहीं आने वाला है, ऑलरेडी इनका बॉडी टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो बड़े बर्ड्स को हम हाई टेम्परेचर पे नहीं रखते, पर छोटे बर्ड्स को हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि इनमें रिएक्शन ज्यादा हो और इनका साइज जल्दी बढ़े। और वही छोटे बर्ड जो होते हैं इनको ब्रूड या चिक्स कहते हैं, और इनको हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में रखते हैं जिनको हम कूप्स कहते हैं। बोलो, इतना समझ में आया आपको एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो आज हमने इतना पढ़ा है, इसका पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। आपने आई थिंक हैंड रिटन लिख भी लिया है। Yes, sir. चैप्टर में याद करने वाली चीज है, आपको क्या याद रखना है, ब्रीड का नाम क्या है और क्या प्रिकॉशंस है, यही चीज है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे आपको समझ में आएगा। कल हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के डिसऑर्डर्स, और हम कल पढ़ेंगे आगे का जो टॉपिक है, यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?